ये हालत मेरी, मेरे को गुनहगार बना के बैठा दिया इधर, मेरे पे लांछन, मेरे को शर्मिंदा किया ये लोगों ने। वो तुम्हारे अगर हाथ जोड़ू छोड़ा जिसने पापा कि आपको हमारी वजह से इस फोरम में आना पड़ा, ने आपको शर्मिंदा होना पड़ा, तभी हमारा ऊपर हाथ उपाड़ा। पर मैंने इसकी कभी भी शिकायत नहीं की और करूंगी भी नहीं। पर एक बार सच्चे दिल से कह दीजिए आप कि आप इसके पीछे की असली वजह नहीं जानते। क्या बोलना चाहती है तू? मुझे बहुत गर्व था कि मेरे पति किसान है, जो भी कमाते मेहनत से कमाते, लेकिन ये मोटा भाई बनने की लालच ने इनको तमें सारी हदें पार कर रखी। आप भूल गए नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। एक बात कहूं छू तमने કે અનૈતિક રીતે કમાવેલું ધન ને કદી જ ફળતો નથી। હા હવે મોઢું બંધ કર તારો, બહુ વધારે નહીં બોલ। नहीं હવે હું ચૂપ नहीं, હવે હું चुप नहीं रहूंगी। बोलिए लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए। मैं अब तक चुप थी सर, अभी मैं चुप नहीं रह सकती। नहीं, इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, गलत तरीकों से काम कर रहा हूँ, इससे मेरे परिवार पे, मेरे बेटे पे अगर आँच आई तो क्या होगा। नहीं, इन्होंने कभी नहीं सोचा ये। जब ये बात का मुझे पता चला ने, तो मैंने इनको रोकने की शुरुआत की और तभी इन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की शुरुआत कर दी। आज मैं इस फोरम के सामने ये कबूल करने पे मजबूर हूँ कि ये जो इंसान है ना, ये अपने फायदे की ही बात सोचता है और अपना फायदा करने के लिए ये इंसान भ्रष्टाचार करता है, उसको बढ़ावा देता है। ये इंसान को मैं नहीं जानती, मैं, क्योंकि मेरे पति तो परिवार को प्यार करने वाले थे, उसकी खुशी देखने वाले थे। ये इंसान जो बैठा है ना, ये भ्रष्ट इंसान है, ये परिवार से प्यार करने वाला इंसान नहीं है। चुप कर तू, चुप कर, बारिश करो। घर में तो एटलीस्ट तुम्हें ये शांति रखो, શું કરો છો તમે? पुरुषोत्तम जी क्या कर रहे हैं आप? તમે શાંતિ રાખો। अरे लेकिन नहीं, आप एक फोरम में कर क्या रहे हैं आप? प्लीज बैठिए, आप बैठ जाइए। बैसी जाओ मामी। देखिए, पुरुषोत्तम जी की बात सुनने के बाद, राजेश जी और उनकी माताजी का पक्ष जानने के बाद ये केस और उलझ गया है। अभी तक कहीं भी इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम, आप इस केस की अच्छी तरह से छानबीन करें और उन सारे तथ्यों को जुटाने की कोशिश करें जो इस केस से ताल्लुक रखती है। इसी के साथ आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देंगे। अगले सत्र में इस केस पे चर्चा जारी रहेगी विक्रम के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। महाअष्टमी के दिन जो आदमी आपके लिए पैसे देकर गया था वो कौन था? महाअष्टमी का दिन था, ऑफिस बंद थी, तो वो आदमी ने मेरे को फोन करके रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपको आपके घर पे कैश देके जाऊं, चलेगा? बोला ठीक है भाई, देके जा। पुरुषोत्तम जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? वो कोई रिश्वत का पैसा नहीं था वीके जी। पुरुषोत्तम जी, मैं जानता हूँ कि वो पैसा रिश्वत का नहीं था, लेकिन वो पैसा रॉ मटेरियल के लिए भी नहीं था। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज इस फोरम में हम राजेश सिंघी और उनके पिता पुरुषोत्तम सिंघी के केस को डिस्कस कर रहे हैं। विक्रम, आप बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? माँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से जाकर मिला जो पुरुषोत्तम जी को बहुत बरसों से जानते हैं। इनफैक्ट वो पुरुषोत्तम जी के बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ने एक साथ बिजनेस भी किया है। उनका नाम है किशन। उन्होंने मुझे पुरुषोत्तम जी के बारे में जो कुछ भी कहा, उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किशन भाई, मेरा नाम विक्रम है, मैं जिंदगी की हकीकत से आमना सामना से आया हूँ और मेरी आपसे फोन पर बातचीत हुई थी। जी, वो आप कुछ कह रहे थे कि आपको मुझसे पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बात करनी है। जी बताइए, क्या बात करनी है? देखिए, मैं आपको खुल के समझाता हूँ। लक्ष्मी जी को लगता है कि पुरुषोत्तम जी अपना कारोबार भ्रष्ट रास्तों से आकर्षित होकर चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि आपका दोस्त अपने कारोबार में इस तरह का रास्ता अपनाए? मुझे पता था विके जी, आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर उठेंगे। बहुत दुख होता है विके जी, लेकिन बात सच है। पुरुषोत्तम आगे निकलने की होड़ में अपनी नैतिकता भूल गया था, भ्रष्ट हो गया था, और उसका भ्रष्ट होना ही कारण बन गया हमारे और उसके बीच के दरार का। क्या आप ये बात खुल के बता सकते हैं प्लीज? ये तकरीबन नहीं तो भी 7 साल पहले की बात है। मैं और पुरुषोत्तम साथ काम करते थे। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, एक प्राइवेट कंपनी का।
और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमारे बीच कुछ अनबन हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम दोनों को अपने धंधे अलग करने पड़े। पुरुषोत्तम के जाने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा करने का सारा भार मुझ पर आ गया और मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे बड़े फायदे की उम्मीद है वही कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरे के पूरा बर्बाद कर देगा। वो कैसे? मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज नहीं था कि पुरुषोत्तम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए बेहद ही कम कोटेशन दिया है और हम लोगों को जो बजट मिला उसमें तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना नामुमकिन ही था। मैंने पुरुषोत्तम से पूछा कि इतने कम पैसे में हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा पूरा करेंगे, तो उसे बता दिया, बेझिझक बता दिया मुझे कि सस्ता माल इस्तेमाल करेंगे, टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे देंगे, फायदा लेके निकल जाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो होने वाला मेरे को मालूम था पहले से, ये देखने की भी मेरे को जरूरत नहीं थी। मुझे पहले ही मालूम था कि वो मेरे लिए जहर ही उगल सकता है। और एक बात बताऊं आपको, जो बात उसने अभी बोला है वो 7 साल पुरानी बात है, वो अभी की बात नहीं है। पुरुषोत्तम जी, वो बात पुरानी है, लेकिन आपकी पत्नी ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उसका क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी के दिमाग में ये बात कहाँ से आई और कैसे आई। मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि उसके दिमाग में जो भी डर है या शक है वो बेबुनियाद है। 1 मिनट पापा, आप सारी बातें झुठला रहे हैं। किशन काका ने अभी जो भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि वो आपसे चिढ़ते हैं। माँ की बात को भी आपने खारिज कर दिया। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, नोटों से भरी बैग अगर कोई आदमी आपके लिए घर पे छोड़ जाता है तो सबका मतलब क्या होता है? क्या भूल गए आप? महाअष्टमी के दिन जो आदमी आपके लिए पैसे देकर गया था वो कौन था? उस दिन तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन अब माँ और किशन काका की बात को सुनकर मुझे लग ही रहा है कि आपने रिश्वत के पैसे खाए। मैं तेरे को समझाता हूँ, हमारा जो बिजनेस है ना, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मालूम है तेरे को? हाँ मालूम है मुझे। हाँ, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, क्या क्या लगता है? स्टील, सीमेंट, रेती, सब चेक पे नहीं आता है, रोकड़ा देना पड़ता है उधर। महाअष्टमी का दिन था, ऑफिस बंद थी, तो वो आदमी ने मेरे को फोन करके रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपको आपके घर पे कैश देके जाऊं, चलेगा? बोला ठीक है भाई, देके जा। तो रोकड़ा लेके आया, तो इसमें मेरी कहाँ गलती हो गई? मैंने क्या किया इसमें? क्या भ्रष्टाचार किया? पुरुषोत्तम जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? वो कोई रिश्वत का पैसा नहीं था वीके जी। पुरुषोत्तम जी, मैं जानता हूं कि वो पैसा रिश्वत का नहीं था, लेकिन वो पैसा रॉ मटेरियल के लिए भी नहीं था। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वो पैसा पुरुषोत्तम जी ने उधार लिया। लेकिन उधार लेने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, आपके पति को बिजनेस में न केवल एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जिससे निकलने के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत। लेकिन ऐसी भी कौन सी जरूरत आ पड़ी? अच्छा, एक बात बताइए, आप उस मकान के बारे में क्या जानते हैं जो 12/24 जयंती नगर में खड़ा है? जी वो तो हमारा मकान है। वो हमारा घर है, हम अभी इधर रह रहे हैं। लक्ष्मी जी, आप कितने समय से उस मकान में रह रही हैं? ये कुछ 1 साल पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 1 साल से कुछ महीने पहले वहां पर एक और मकान था जो पुरुषोत्तम जी ने बनवाया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मकान घटिया क्वालिटी के इस्तेमाल की वजह से ढह गया। क्या? और जब ये हादसा हुआ तब किसी ने भी इन पर उंगली नहीं उठाई, यहां तक कि उस मकान मालिक ने भी इन्हें कुछ नहीं कहा, कोई हंगामा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस मकान का मालिक और कोई नहीं बल्कि पुरुषोत्तम जी थे। सही कह रहा हूं ना सर? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, क्योंकि जो आदमी था जिसने मेरे से मकान बनवाया वो 1 नंबर का कंजूस था। उसको चाहिए था आलीशान मकान, लेकिन बजट नहीं था उसके पास में। मेरे को जो पैसा देगा उसमें मैंने वो क्वालिटी बना के दिया उसको। इसमें मेरी क्या गलती है? और उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो मकान बेच रहा है, तो मैंने वो मकान खरीद लिया क्योंकि वो अच्छी लोकेशन पे था। अभी मेरे लेने के बाद में वो मकान थोड़े दिन के बाद ढह गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको प्रॉपर बना के उसके बाद मैं अपने परिवार को वहां शिफ्ट कर देता हूँ। और वीके जी, एक बात बताइए मेरे को, आप उस मकान की बात करके आप एक्चुअली साबित क्या करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी, मैं यहाँ पर कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि फोरम के सामने सच आए, आपकी पत्नी को ये बात पता लगे कि वो पैसे रिश्वत के नहीं थे बल्कि आपने उधार लिए थे। उधार? लेकिन क्यों? शू जरूरत पड़ी तुम्हें? सब कुछ ठीक है ना? हाँ? लक्ष्मी जी, मैं बताता हूँ, दरअसल आपके पति ने हाल ही में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। एक टाउनशिप है जो सूरत के पास बन रही है। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट में लगा दी।
वो तो हमें पता है, वो प्रोजेक्ट तो मेरी बाकी गांव के काफी पास है। एग्जैक्टली अब चूंकि इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है, तो जब इन पर एक मुसीबत आन पड़ी, इन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए इन्होंने पैसे उधार लिए। पुरुषोत्तम जी नहीं चाहते थे कि उन पर या उनकी कंपनी की रेपुटेशन पर कोई भी आंच आए। वो नहीं चाहते थे कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इसलिए मामले को दबाने के लिए इन्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़े। अब तुम शू सांभळू छू पापा? मुझे तो शू के विश्वास छे? नहीं था तू कि आपने हमको ऐसे घर में रखा जिसकी नींव पहले से कमजोर थी, जिसकी दीवार पहले भी एक बार गिर चुकी थी। अरे छाने मुनी रे, अरे काई નથી। પાપા, તમે તમે જરા મારાથી please ખોટું perfect બોલ્યા. કરો. છે આપણો એકદમ શું પરફેક્ટ છે ઘર શાંત રહે આપણું? તો। શ્યામ, કેવી રીતે હું શાંત રહું? તમે મને શું વિશ્વાસ દેવડાવો છો? हाँ? कि ये घर फिर से कभी गिर नहीं सकता? नहीं गिर जा। सकता। बात करती है। अरे मैं अपने परिवार का कोई नुकसान थोड़ी होने दे सकता हूँ। पापा, आप हमारा कोई नुकसान होने नहीं दे सकते, लेकिन वो आदमी जो हमसे पहले उस घर पे रह रहा था अपने परिवार के साथ, उसका क्या? आपकी मिलावट के कारण वो घर तहस नहस हुआ। आपके कारण उन्हें चोटें पहुंच सकती थी और शायद उससे भी कुछ बुरा हो सकता था। मेरे कारण? हाँ, अगर उनमें उनकी जान चली जाती तो क्या? कौन जिम्मेदार ठहराता? मैं क्यों जिम्मेदार? अरे जितना पैसा मेरे को दिया उतने में मैंने उसको मकान बना के दे दिया। इसमें दोषी मैं नहीं हूँ। अगर उसके परिवार में कुछ भी होता तो उसका दोषी वो कहलाता, मैं नहीं। समझा? पुरुषोत्तम जी वाह, आपकी बातों से ये बात साफ है कि आप अपने आप को उनका दोषी बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, आप उनके दोषी ना से, लेकिन आप किसी और के दोषी जरूर हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं अभी विके जी? मैं आपकी माता जी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी माता जी के बहुत बड़े दोषी हैं। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुषोत्तम जी की माता जी इस वक्त इस फोरम में मौजूद हैं और मैं उन्हें अंदर बुलाना चाहूंगा। प्लीज बुलाइए। क्या आप प्लीज उन्हें एस्कॉर्ट करके अंदर ले आएंगे? અખંડ સૌભાગ્યવતી રહે. સુખી થા બેટા, बात श्री कृष्ण। સુખી થા દીકરા. माता जी नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय दें हमें। મારું નામ મણી છે ને હું પુરુષોત્તમની માં છું. પણ बात तू અહીંયા શા માટે આવી તું? पुरुषोत्तम जी, आपको सवाल का जवाब ही मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी माता जी को ये बताना चाहूंगा। देखिए, आपके पोते राजेश ने आपके बेटे पर यह इल्जाम लगाया है कि वो अपनी पत्नी को मारते और पीटते हैं। શું વાત કરો છો તમે ભાઈ? હું મારા દીકરાને ઓળખું છું, એ આવું કરી જ ન શકે. माता जी, मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल सच है। लक्ष्मी जी ने खुद इस फोरम को अपनी आपबीती बताई और इन्होंने हमें यह भी बताया कि पुरुषोत्तम जी उन पर हाथ इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो पुरुषोत्तम जी को भ्रष्टाचार करने से रोकती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इनके कुकर्मों की सजा आपके पूरे परिवार को मिल सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपकी बहू सही है या आपका बेटा? જો ભાઈ, હું કાંઈ નથી जानती. अरे, मैं तो न जाने कब से गांव में रह रही हूँ. अब शहर में क्या हो रहा है, अरे मारा पुरुषोत्तमना घરમાં શું ચાલી રહ્યું છે, મને કાંઈ ખબર નથી. ठीक है, मान लेते हैं। माता जी, एक बात बताएं कि आपके पास गांव में पहले कितनी जमीन थी? 100 एकड़. 100 एकड़। और अब कितनी जमीन है? बस 1 एकड़ बची है. अभी ये सवाल का क्या मतलब है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं विके जी? पुरुषोत्तम जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आपके पास गांव में 100 एकड़ जमीन थी और अब केवल 1 एकड़ जमीन है? मैंने जमीन बेच दी क्योंकि वो जमीन सर बंजर थी, उसमें कुछ उगता नहीं था और वो जमीन बेच के मैंने कोई जुआ पत्ता नहीं खेला। मैंने शहर में बिजनेस शुरू किया अपना, क्योंकि वो जमीन मेरे पुरखों के जमाने की थी। पुरखों की जमीन थी, तो अभी हमारे परिवार में 2 बेटियां थी, उनकी शादी हो गई, उसके बाद मैं अकेला वारिस रह गया। अभी उसको मैं बेचूं रखूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, वो मेरी मर्जी थी। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? कहानी अच्छी है, मैं आपको बताता हूं कि आपने गलत क्या किया। आपने जानबूझकर पिछले 5 सालों से उस पर खेती नहीं करी ताकि आप अपनी उपजाऊ यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड को बहुत ही आसानी से बंजर यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील कर सकें, ताकि आप उसे बेच सकें। बताइए, सही कह रहा हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये वो कागजात है जो आपने अपनी तहसील में जमा किए हैं, जिसमें आपने साफ साफ लिखा है कि पिछले 5 सालों से बारिश ना होने के कारण आपकी जमीन बंजर हो गई है, जबकि सच तो यह है कि पिछले 5 सालों से आपके गांव में बिल्कुल बराबर बारिश हुई।